जेठानी से अच्छी सास। रात के 11 बज रहे हैं। पूरा घर सन्नाटे और अंधेरे में डूबा हुआ है, लेकिन किचन से हल्की रोशनी आ रही है क्योंकि कल्पना वहां जल्दी जल्दी रोटियां सेक रही है। रोटियां सेकते हुए उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही हैं। रोटियां सिक जाने के बाद कल्पना रोटियां पल्लू के पीछे छिपाती है, फिर तवा और परात सिंक में धीरे से रखकर जैसे ही मुड़ने वाली होती है, वैसे ही अचानक दरवाजे पर उसकी बड़ी बहू सुनैना आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर कल्पना चौंक जाती है। मम्मी जी, इतनी रात हो गई है और आप अभी तक किचन में क्या कर रही हैं? आपको इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए था। बहू, मैं तो बस ऐसे ही देखने चली आई थी कि सब साफ सुथरा है या नहीं। सुनैना पहले कल्पना का पल्लू देखती है, फिर सिंक में रखा तवा और परात। अच्छा, सफाई देखने आई थी, लेकिन मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। मम्मी जी, सिंक में ये झूठे बर्तन क्यों रखे हैं और आपके पल्लू के पीछे क्या है? आप कुछ छुपा रही हैं? सुनैना कल्पना के पास आती है और झटके से उसका पल्लू एक तरफ कर देती है। कल्पना के हाथ में रखी गरम गरम रोटियां देखकर सुनैना की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। मम्मी जी, ये रोटियां, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप ये रोटियां कहाँ ले जाने वाली थी। बहू, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। ये रोटियां मैं तुम्हारे ससुर के लिए ले जा रही हूँ। बस कीजिए मम्मी जी, मुझे अच्छी तरह पता है कि आप ये रोटियां अपनी उस लाडली बहू यानी मेरी देवरानी को देने जा रही थी। मेरी बात तो सुनो बहू, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? इस घर में राशन मेरे पति की कमाई के पैसों से आता है। रोहित दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर चूल्हा जलता है। आप उनकी मेहनत को इस तरह फालतू में वेस्ट मत कीजिए। ये रोटियां चुपचाप यहाँ रखिए और अपने कमरे में जाइए। बहू, तुम गलत समझ रही हो। ये रोटियां मैं छोटी बहू के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे ससुर जी के लिए ले जा रही हूँ। उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया था, उन्हें अब भूख लगी है, इसीलिए मैंने उनके लिए ये रोटियां सेकी है। मम्मी जी, झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए। मुझे पता है कि आपका झुकाव हमेशा उस नेहा की तरफ ही रहता है। बहू, तुम्हारी देवरानी दिन भर घर का सारा काम अकेले करती है। झाड़ू पोछा से लेकर कपड़ों तक सब वही संभालती है, फिर भी भूखी रह जाती है। अगर मैंने उसके लिए 2 रोटियां दे भी दी तो क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा मम्मी जी। ये घर कोई धर्मशाला नहीं है। अगर वो काम करती है तो एहसान नहीं करती। इस घर में रहती है तो काम करना ही पड़ेगा। बोलती हुई सुनैना आगे बढ़ती है और कल्पना के हाथ से रोटियां छीन लेती है। कल्पना बेबसी में उसे देखती रह जाती है। सुनैना रोटियों को वापस डिब्बे में पटक देती है। अब आप यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हैं? जाइए यहाँ से। और हाँ, किचन में जो ये गंदगी फैलाई है, अपनी उस बहू को बोल देना कि इसे साफ करे। कल्पना भारी मन से वहां से चली जाती है और इधर अपने छोटे और बदहाल कमरे में पुराने से पलंग पर बिछे फटे गद्दे पर नेहा पुरानी फटी हुई साड़ी पहने लेटी अपने बेटे विवान का सिर थपथपाते हुए उसे सुलाने की कोशिश कर रही है। मम्मी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। सो जा मेरे लाल, अभी रात बहुत हो गई है। कल सुबह मैं तुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। मम्मी, जब से पापा गए हैं आप हमेशा यही कहती हो। हर रात आप वादा करती हो कि कल कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन आज तक आपने मुझे कुछ भी अच्छा बनाकर नहीं खिलाया। मुझे हमेशा सूखी रोटी खानी पड़ती है। अभी तू सो जा, मैं वादा करती हूँ कल तुझे कुछ अच्छा बनाकर खिलाऊंगी। नेहा की आंखें भर आती हैं और इधर कल्पना अपने कमरे में पहुंचती है, जहां कैलाश पलंग पर बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे। दे आई छोटी बहू को रोटियां। कहाँ दे आई? मैं तो रोटियां लेकर जा ही रही थी, तभी बड़ी बहू ने देख लिया। उसने मेरे हाथ से रोटियां छीन ली और मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। ये तो हद हो गई। जब से हमारा छोटा बेटा अमित हमें छोड़कर गया है, तब से बड़ी बहू सुनैना के तेवर ही बदल गए हैं। उसे लगता है कि अब इस घर की मालकिन वही है। वो नेहा से नफरत करने लगी है। नफरत भी ऐसी कि जैसे नेहा उसकी दुश्मन हो। वो भूल गई है कि अमित के रहने पर वो नेहा को कितनी इज्जत देती थी। आज अमित नहीं है तो नेहा पर जुल्म करना उसे अपना अधिकार लगता है। सच कहा तुमने। अमित की मौत ने नेहा की दुनिया ही उजाड़ दी, लेकिन सुनैना ने तो उसकी जिंदगी ही नरक बना दी है। पता नहीं ये समय कब बदलेगा। सुनैना शायद ये भूल गई है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज मुसीबतों का पहाड़ नेहा पर टूटा है तो कल क्या पता उसके साथ भी वैसा ही कुछ हो जाए। जब खुद पर बीतती है तभी इंसान को दूसरों का दर्द समझ आता है। सही कहा तुमने। आपस में बातें करते हुए दोनों भारी मन से सो जाते हैं और इधर नेहा भी विवान को सुलाकर खुद भी सो जाती है। फिर अगली सुबह नेहा सूरज निकलने से पहले ही उठकर जल्दी जल्दी पूरे घर की साफ सफाई करके आंगन झाड़ती है, किचन अच्छी तरह साफ करती है और फिर चाय और नाश्ता बनाती है। फिर एक ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर अपनी जेठानी के कमरे के पास जाती है
और धीरे से बंद दरवाजा खटखटाती है। अंदर कमरे में अपने पति रोहित के साथ सो रही सुनैना। कौन है जो सुबह सुबह दरवाजा खटखटाकर मेरी नींद खराब कर रहा है? जेठानी जी, मैं नेहा हूँ। मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लेकर आई हूँ, दरवाजा खोलिए। सुनैना उठती है और नाइट गाउन पहने गुस्से में दरवाजा खोलती है। तुझे समझ में नहीं आता क्या? तेरे जेठ जेठानी अपने कमरे में सो रहे हैं और तू मुंह उठाए चली आ रही है हमें जगाने। अरे जेठानी जी, आप ही तो हर रोज कहती है कि सुबह सुबह चाय और नाश्ता कमरे में दे दिया कर। मैं तो बस वही करने आई थी। मैं कहती हूँ जब हम सोकर उठ जाए तब, लेकिन तू ये बात क्यों समझेगी? तेरा पति तो अब है नहीं। नेहा का दिल भर आता है। वो कुछ नहीं बोलती और चाय की ट्रे सुनैना को पकड़ाकर किचन में चली जाती है और वहां खड़ी होकर रोने लगती है। तभी विवान अपनी फटी हुई सरकारी स्कूल की यूनिफॉर्म पहने वहां आता है। क्या हुआ मम्मी, आप फिर से रो रही हो? आंसू पोंछती हुई नेहा। कुछ नहीं बेटा, बस आँख में कचरा चला गया था। तो तैयार हो गया? चल मैं तेरे लिए टिफिन पैक कर देती हूँ। नेहा फ्रिज में रखे अंडे निकालकर ऑमलेट बनाने लगती है। विवान ऑमलेट की खुशबू सूंघकर खुश हो जाता है। वाह मम्मी, आज आप मुझे टिफिन में ऑमलेट दोगे? नहीं बेटा, ये ऑमलेट तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे बड़े भाई राहुल के लिए है। मैं तुम्हारे लिए सूखी रोटी गरम करती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे भी ऑमलेट खाना है। प्लीज मुझे भी ऑमलेट बनाकर दो ना। आपने रात में कहा था कि सुबह अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। बेटा बात समझ, ये अंडे जेठानी जी ने मंगवाए हैं। अगर उन्हें पता चला तो वो बहुत हंगामा करेंगे। मैं तुझे रोटी में चीनी डालकर दे दूंगी, वो खा लेना। तभी उसकी सास कल्पना किचन में आती है और नेहा की बातें सुनकर, बहू क्यों इस छोटे से बच्चे की जिद नहीं मान रही? दे दे इसे भी ऑमलेट। नहीं मम्मी जी, आप तो सब जानती है कि ये ऑमलेट किसके लिए बन रहा है। तो उसकी चिंता मत कर, सुनैना को मैं संभाल लूंगी। आज तो अपने बेटे को टिफिन में ऑमलेट ही देगी, आखिर ये भी तो मेरा ही पोता है। अपनी सास के कहने पर नेहा आधा ऑमलेट विवान के टिफिन में और आधा राहुल के टिफिन में रख देती है और वो दोनों टिफिन लेकर हॉल में पहुंचते हैं। तभी नाइट गाउन में ही सुनैना स्कूल के लिए तैयार करके राहुल के साथ वहां पहुंचती है और सुनैना की नजर विवान के टिफिन पर पड़ती है। विवान, इधर आ, दिखा तो जरा अपने टिफिन में क्या लेकर जा रहा है तू। विवान जैसे ही सुनैना के पास पहुंचता है, सुनैना विवान के हाथ से टिफिन छीनकर उसे खोलती है और टिफिन में ऑमलेट देखकर, ये क्या है? ऑमलेट? ये ऑमलेट तो मेरे बेटे राहुल के टिफिन में होना चाहिए था, तो ये तेरे टिफिन में क्या कर रहा है? जेठानी जी, आज विवान बहुत जिद कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा ऑमलेट उसके टिफिन में भी रख दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऑमलेट अपने बेटे के टिफिन में रखने की? तू भूल गई है क्या कि तेरी हैसियत क्या है इस घर में? बड़ी बहू, अगर छोटी बहू ने विवान के टिफिन में थोड़ा सा ऑमलेट रख भी दिया तो क्या गलत हो गया? बच्चा ही तो है, खा लेगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। मम्मी जी, आपको बार बार समझाना पड़ता है मुझे। जब तक देवर यानी अमित जिंदा था तब तक नेहा जो चाहे वो कर सकती थी, क्योंकि वो पैसे कमाता था। बहू ऐसी बातें मत कर, अमित अब इस दुनिया में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके बच्चे का कोई हक नहीं। अब अमित इस दुनिया में नहीं है और ये पूरा घर सिर्फ और सिर्फ मेरा पति रोहित चलाता है। जो मैं चाहूंगी वही होगा। ये अंडे फ्री में नहीं आते, पैसे से आते हैं और वो पैसा मेरा पति कमाता है, इसीलिए ऑमलेट सिर्फ मेरा बेटा ही खाएगा। सुनैना विवान के टिफिन से ऑमलेट निकालती है और राहुल के टिफिन में ठूंस देती है। विवान रोने लगता है। तभी स्कूल बस का हॉर्न सुनाई पड़ता है। चल राहुल बेटा, स्कूल बस आ गई है, मैं तुझे बस तक छोड़ कर आती हूँ। सुनैना राहुल को लेकर बाहर चली जाती है। आंखों में आंसू लिए नेहा किचन में जाती है और एक सूखी रोटी में तेल लगाकर गर्म करके विवान के टिफिन में रख देती है और हॉल में विवान के पास आकर उसे टिफिन देते हुए, चल बेटा, देर हो रही है, मैं तुझे तेरे स्कूल छोड़कर आती हूँ। नेहा विवान को लेकर पैदल ही स्कूल की तरफ निकल पड़ती है। विवान का सरकारी स्कूल घर से कुछ दूर है। तभी चलते चलते नेहा को कुछ याद आता है। नेहा को वो दिन याद आता है जब घर में सब कुछ ठीक था। उस दिन सुबह सुबह वो अपनी जेठानी के साथ किचन में ऑमलेट बना रही थी और अंडे कम पड़ गए थे। अरे देवरानी जी, अंडे तो कम पड़ गए हैं। मैंने इनको बोला था कि शाम को ऑफिस से आते समय लेते आना, पर वो भूल गए। कोई बात नहीं जेठानी जी, आप एक काम कीजिए, राहुल के टिफिन में ऑमलेट रख दीजिए। मैं विवान के लिए रात की रोटी तेल लगाकर गरम कर दूंगी। नहीं देवरानी, तुम कैसी बात कर रही हो? विवान को ऑमलेट बहुत पसंद है। तुम एक काम करो, मैं राहुल के टिफिन में रोटी रख दूंगी और तुम विवान के टिफिन में ऑमलेट रख दो। सुनैना जबरदस्ती विवान के टिफिन में ऑमलेट रख देती है। बीते खुशहाल दिनों के बारे में सोचते हुए नेहा कब स्कूल पहुंच जाती है उसे पता ही नहीं चलता। तभी विवान उसकी साड़ी का पल्लू खींचता है और, मम्मा, स्कूल आ गया। ठीक है बेटा,
तुम स्कूल जाओ। नेहा विवान को स्कूल के गेट पर छोड़ती है और वापस घर की तरफ चल देती है। रास्ते में उसे पड़ोसन गीता रोक लेती है। अरे नेहा, कैसी हो? बहुत दिनों बाद दिखी। सब ठीक तो है ना घर में? हाँ दीदी, सब ठीक है, बस काम में थोड़ी व्यस्त रहती हूँ। नेहा जिस समय गीता से बात कर रही थी उसी समय उसकी जेठानी सुनैना पूरे घर का मुआयना कर रही थी और फिर हॉल में हाथ कमर पर रखकर खड़ी होकर नेहा के घर आने का इंतजार करने लगती है। और जैसे ही नेहा घर पहुंचकर हॉल में पहला कदम रखती है, सुनैना उस पर बरस पड़ती है। आ गई महारानी नैन मटक्का करके। जेठानी जी, आप ये क्या बात कर रही है? मैं तो बस विवान को स्कूल छोड़कर आ रही हूँ। हाँ मुझे पता है, सारा काम जल्दी जल्दी निपटाकर बाहर नैन मटक्का करने ही तो जाती हो। तभी उसकी सास कल्पना कमरे से बाहर आती है। बड़ी बहू, तू अपनी देवरानी के बारे में ये कैसी बातें कर रही है? तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है उसके बारे में? मम्मी जी, आप ही देखिए ना, पूरे घर में धूल मिट्टी जमी है, किचन का प्लेटफॉर्म अभी भी गीला है। ये कब से बेटे को स्कूल भेजने गई थी और अब वापस आई है? अरे जेठानी जी, वो रास्ते में पड़ोसन ने रोक लिया था, वो बातें करने लगी थी इसलिए थोड़ी देर हो गई। हाँ बहू, अगर वो किसी से दो बातें कर रही थी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो नैन मटक्का कर रही है। मम्मी जी, मैं देख रही हूँ कि अमित के जाने के बाद आप देवरानी की तरफदारी कुछ ज्यादा ही करने लगी हैं। मैं कुछ भी कहती हूँ तो आपको बुरा लगता है और ये कुछ भी करे आपको सब सही लगता है। बहू, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो सच है वही तो कहूँगी ना। तू बेवजह उस पर इल्जाम लगा रही है। तभी कैलाश हॉल में आते हैं। अरे तुम सास बहू में फिर से किस बात की बहस चल रही है? कीजिए जिसे जो करना है, मुझे क्या। जिस दिन ये नेहा कोई गुल खिलाएगी और मोहल्ले वाले हमारे मुंह पर थूकेंगे तब मुझसे कुछ मत कहना। सुनैना पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। नेहा दौड़कर कल्पना के गले लग जाती है और रोने लगती है। मम्मी जी, आप जेठानी जी से बहुत अच्छी हैं। अगर आप यहाँ न होती तो पता नहीं वो मेरा क्या हाल करती। बहू तू चिंता मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं हमेशा तेरा साथ दूंगी। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वक्त का पहिया घूमेगा और सब ठीक हो जाएगा। तभी कैलाश की नजर नेहा के पल्लू पर पड़ती है जो जगह जगह से फटा हुआ है। ठीक है मम्मी जी, अब मैं बाकी का काम कर लेती हूँ, वरना जेठानी जी फिर से कुछ नया मुद्दा बना लेंगी। मुझे कपड़े भी धोने हैं। नेहा वहाँ से बाथरूम की तरफ चली जाती है जहाँ कपड़ों का ढेर लगा है। वो कपड़े धोना शुरू करती है। इधर कल्पना और कैलाश बालकनी में जाकर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? देखो कल्पना, बड़ी बहू कितने ऐशो आराम से रह रही है, उसके ठाट बाट देखो। और दूसरी तरफ छोटी बहू को देखो, बेचारी ने कितनी फटी हुई साड़ी पहनी है। मुझे देखकर तो बहुत दुख होता है। क्या करे, जब कोई किसी का मोहताज होता है तो सामने वाला उसे हर पल एहसास करवाता है कि वो उसके टुकड़ों पर पल रहा है। सुनैना नेहा के साथ यही कर रही है। मुझसे तो ये अब और नहीं देखा जा रहा। कल्पना, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम एक काम करो, बाजार जाकर नेहा के लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आओ। सच में? लेकिन सुनैना को पता चला तो? ध्यान रहे कि उसे पता न चले। कल्पना हाँ में सिर हिलाती है और उधर नेहा कपड़े धोकर छत पर सुखाती है और फिर किचन में जाकर दोपहर के खाने में दाल, चावल, सब्जी, रोटी और रायता बनाकर डाइनिंग हॉल में सबको खाना परोसती है। कल्पना, कैलाश और सुनैना टेबल पर बैठे हैं। नेहा भी उनके साथ बैठने की कोशिश करती है। ओ देवरानी, किचन से पानी की बोतल ले आ। नेहा किचन में जाकर पानी लेकर आती है और फिर से जैसे ही बैठने लगती है, सुनैना जानबूझकर चम्मच फर्श पर गिरा देती है। अरे चम्मच गिर गई। देवरानी, दूसरी चम्मच लेकर आ। नेहा किचन में जाती है और चम्मच लेकर वो वापस आती है और सुनैना को देकर जैसे ही बैठकर रोटी का निवाला तोड़ती है। अरे नमक की डिब्बी में नमक कम लग रहा है। देवरानी, नमक लेकर आ। सुनैना उसे बार बार किसी न किसी बहाने से उठा रही है ताकि वो चैन से खाना न खा सके। नेहा किचन और डाइनिंग टेबल के बीच चक्कर काटती रहती है। बाकी सब खाना खा लेते हैं और उठने लगते हैं और नेहा टेबल पर बैठकर खाना खाने लगती है। देवरानी, ये क्या कर रही हो तुम? हम सब ने खाना खत्म कर लिया और तुम अभी तक खा ही रही हो। कितनी सुस्त हो तुम। जेठानी जी, अभी तक तो मैं किचन के ही चक्कर लगा रही थी, मुझे बैठने का मौका ही कहाँ मिला। बहाने बनाना छोड़ो, अब खाना बाद में खाना। पहले ही जूठे बर्तन उठाओ और सिंक में जाकर साफ करो। नेहा कुछ नहीं बोलती। वो जूठे बर्तन उठाती है और किचन में चली जाती है। सुनैना उसके पीछे पीछे किचन तक आती है। और सुनो, चोरी चोरी बचा हुआ खाना खाने मत लग जाना। बर्तन साफ करके सीधा अपने कमरे में जाना, समझी? नेहा की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं
सुनैना के जाने के बाद वो चुपचाप बर्तन धोने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है। उस दिन वो दोनों बाजार में थी। तभी सुनैना की नजर नुक्कड़ में खड़े चाट के ठेले पर पड़ती है। नेहा देखो, वो चाट वाला, मुझे चाट बहुत पसंद है। चलो आज हम दोनों पेट भरकर चाट खाएंगे। हाँ जेठानी जी, मुझे भी बहुत पसंद है, चलिए चलते हैं। दोनों देवरानी जेठानी चाट वाले के ठेले के पास जाकर चाट खाने लगती हैं। सुनैना अपने हाथों से अपनी देवरानी नेहा को चाट खिलाती है। तभी कल्पना किचन में आती है और नेहा को सोच में डूबा हुआ देखती है। क्या हुआ बहू, किन ख्यालों में खोई हुई है? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं बस सोच रही थी कि एक वक्त था जब जेठानी जी मेरा कितना ख्याल रखती थी। वो चाहती थी कि मैं कभी भूखी ना रहूं, और एक आज का दिन है। बहू तू चिंता मत कर, देख मैं तेरे लिए छुपाकर ये 3 रोटियां बचा कर लाई हूँ, जल्दी से खा ले, कहीं सुनैना यहाँ ना आ जाए। कल्पना रोटियां देखकर रो पड़ती है। मम्मी जी आपने रोटी खाई? हाँ मैंने खा ली है, तू मेरी फिक्र मत कर, तू जल्दी खा ले। नेहा जल्दी जल्दी 2 रोटियां खाती है और 1 रोटी बचाकर अपने पल्लू में रख लेती है। ये 1 रोटी किसके लिए बचा रही है तू? मम्मी जी विवान स्कूल से आएगा तो वो भी भूखा होगा, उसके लिए भी तो कुछ रखना होगा ना, वो बेचारा सूखी रोटी ही खा लेगा। कल्पना ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है और नेहा को गले लगा लेती है। हे भगवान, कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। सच कहा है किसी ने, पति के रहते अगर पत्नी चली जाए तो पति खुद को संभाल लेता है, लेकिन पति के जाने के बाद पत्नी को ये ज़माना जीने नहीं देता। वही तेरे साथ हो रहा है। नेहा बर्तन धोकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन शाम को नेहा टूटी हुई अलमारी से अपनी फटी हुई साड़ी निकालती है और उस पर सुई धागे से कढ़ाई करने लगती है। वो फटी हुई जगह पर सुंदर फूल के डिजाइन बना रही है ताकि छेद छिप जाए। इधर सुनैना अपने कमरे में अपनी अलमारी खोलती है जहां महंगी साड़ियों का ढेर लगा है। अरे ये साड़ियाँ तो अब पुरानी हो गई है, मैं इनका क्या करूँ? कोई गरीब भिखारी आएगा तो उसे दे दूंगी और रोहित से कहूंगी कि मुझे बिल्कुल नई और लेटेस्ट डिजाइन की साड़ियाँ दिला दे। सुनैना साड़ियों को उलट पलट रही है। उधर नेहा पूरी शिद्दत से अपनी साड़ी पर डिजाइन बना रही है। तभी उसकी सास कल्पना कमरे में एक थैला लेकर आती है। बहू देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। थैले से साड़ी निकालते हुए, देखिए बिल्कुल नई साड़ी है। मम्मी जी इस नई साड़ी की क्या जरूरत थी, मेरे पास ये पुरानी साड़ी तो है ही, बस थोड़ी सी ही तो फटी है, मैं इस पर रफू कर रही हूँ। बहू फटी हुई साड़ी इस घर की किसी बहू ने आज तक नहीं पहनी और ना ही तू पहनेगी। तभी नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो साड़ी को चूमकर माथे से लगा लेती है। तभी विवान स्कूल से वापस आ जाता है। वो नेहा को साइड से फटी हुई शर्ट दिखाता है। वो थका हुआ है और उसके कपड़े पसीने से तरबतर हैं। मम्मी देखो मेरी ये शर्ट फिर से फट गई है। बेटा मैं तुझे भी बहुत जल्द नए कपड़े दिलाऊंगी, तेरी दादी वादा करती है तुझसे। विवान तू चिंता मत कर, जब तक नए कपड़े नहीं आते मैं तेरी शर्ट को ठीक कर देती हूँ। नेहा विवान की शर्ट उतारती है और सुई धागे से उस पर छोटा भीम का डिजाइन बनाने लगती है। नेहा कढ़ाई में बहुत माहिर थी और सिलाई में भी। एक दिन वो अपनी खुद की कढ़ाई की हुई साड़ी पहनकर घर के बाहर खड़ी कचरे की गाड़ी में कचरा फेंकने जा रही थी। तभी उसकी पड़ोसने सपना और गीता उसे देखती हैं। अरे नेहा जरा रुकना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत ही अलग और सुंदर लग रही है। ये कढ़ाई तुमने कहाँ से करवाई? दीदी ये कढ़ाई मैंने खुद ही की है अपनी फटी हुई साड़ी पर। सच में? ये तो बहुत ही यूनिक लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े बुटीक की साड़ी हो। हमारे लिए भी कुछ ऐसा कर दोगी क्या? तभी उसकी जेठानी सुनैना भी नई और स्टाइलिश साड़ी पहने कचरे की थैली लिए उसके पास आती है और अपना पल्लू ठीक करके उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। अरे तुम लोग इस नेहा की फटी पुरानी साड़ी की क्या तारीफ कर रहे हो? देखो ये साड़ी मैंने आज ही पहनी है, बहुत स्टाइलिश है ना? सुनैना तुम्हारी साड़ी अच्छी है, पर इसमें तुम वैसी नहीं लग रही जैसी तुम सोच रही हो। सही कहा, तुम्हारी देवरानी की साड़ी के आगे तुम्हारी महंगी साड़ी फेंकी है। सुनैना ये सुनकर जल भुन जाती है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वो बिना कुछ बोले पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। फिर शाम को जब उसका पति रोहित ऑफिस से वापस आकर कमरे में जाता है तो, सुनैना क्या बात है, तुम इस तरह मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? क्यों ना बैठूं? मेरी देवरानी ने पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती करवा दी। सब उसकी तारीफ कर रहे थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। देखो घर की बातें घर में रखा करो, मुझे और भी काम होते हैं। इतना बोलकर रोहित वहाँ से चला जाता है। अब मैं इसे उसकी औकात दिखाती हूँ। उस दिन के बाद सुनैना अपनी देवरानी को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जब वो किचन में सब्जियां काट रही होती है तो वो उसके पास पहुंच जाती है
देवरानी जी, ये सब्जी कितनी टेढ़ी मेढ़ी काटी है तुमने। सब्जियां फिर से बारीक काटो और हॉल में अभी भी धूल दिख रही है। जाओ और फिर से पोछा लगाओ। जी जेठानी जी, मैं अभी कर देती हूँ। बस ये सब्जी काट लूँ। सब्जियां काट कर नेहा फिर से सफाई में लग जाती है और अगले दिन जब वो बाथरूम में कपड़े धो रही होती है तभी सुनैना फिर वहाँ पहुँच जाती है और नेहा, कपड़े ध्यान से धोना। मेरी साड़ियाँ बहुत महंगी है, अगर कहीं से भी फटी तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है देवरानी जी। तभी उसकी सास कल्पना वहाँ आती है। बड़ी बहू और कितना जुल्म करेगी अपनी देवरानी पर। मम्मी जी, मुझे ज्यादा दया दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर इसे इस घर में रहना है और रोटी खानी है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ मम्मी जी, जेठानी जी बिल्कुल सही कह रही है। मुझे इस घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। नेहा की बात सुनकर उसकी सास और जेठानी वहाँ से चली जाती हैं और फिर घर का सारा काम करने के बाद जब नेहा दोपहर का खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठती है तो उसकी जेठानी उसे सिर्फ 2 रोटियां देती है और देवरानी, खाना खाकर जल्दी से बाजार से ताजी सब्जियां लेकर आओ। 2 रोटियां खाकर जैसे ही नेहा घर के बाहर निकलती है, सुनैना चुपके से कैंची लेकर नेहा के कमरे में जाकर उसकी अलमारी खोलती है और नेहा की रफू की हुई साड़ियां और कल्पना द्वारा लाई गई नई साड़ियां निकालती है और कैंची से साड़ियों को जगह जगह से काट देती है। अब देखती हूँ कि मोहल्ले वाले तेरी कैसे तारीफ करते हैं। सुनैना कटी हुई साड़ियों को वापस अलमारी में ठूस देती है और बाहर आ जाती है और फिर अगले दिन सुबह जब नेहा नहाने के बाद पहनने के लिए साड़ी निकालने के लिए अपनी अलमारी खोलती है तो साड़ियों की हालत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या हो गया? मेरी सारी साड़ियाँ किसने काट दी? ये तो कैंची के निशान है। हे भगवान, अब मैं क्या पहनूंगी? साड़ियों को देखते हुए नेहा फूट फूट कर रोने लगती है। वो समझ जाती है कि ये काम उसकी जेठानी का ही है। वो काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलती। कुछ देर के बाद सुनैना उसके कमरे के बाहर आती है और ओ महारानी, आज क्या छुट्टी मनाने का इरादा है? कमरे से बाहर नहीं निकलना क्या? घर का सारा काम कौन करेगा? नेहा कमरे के बाहर आती है। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों हैं। जेठानी जी, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी साड़ियाँ क्यों काटी आपने? मैंने क्या किया? तूने मुझे देखा है क्या जो मुझ पर इल्जाम लगा रही है? उन दोनों की बातें सुनकर उनकी सास कल्पना भी वहाँ पहुँच जाती है। क्या हुआ? तुम दोनों फिर से क्यों लड़ रही हो? देखो मम्मी जी, एक तो मैं अपनी इस देवरानी का पूरा खर्चा उठा रही हूँ, इसे पाल रही हूँ और ऊपर से ये मुझ पर साड़ियाँ फाड़ने का इल्जाम लगा रही है। मम्मी जी, आप ही चलकर देखिए, मेरी साड़ियाँ कटी है। इस घर में और कौन है जो ऐसा करेगा? अब मेरे पास पहनने को एक भी साड़ी नहीं बची। अगर ऐसी बात है तो निकल जाए इस घर से। इसे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी बहू, ये घर जितना तेरा है उतना ही छोटी बहू का भी है। तो उसे घर से निकालने वाली कोई नहीं होती। ठीक है, अगर ये इसका घर भी है तो आज से ये अपना खर्चा खुद उठाएगी। मेरा पति इसे 1 रुपया नहीं देने वाला। कल से अपनी कमाई से कपड़े खरीदना। बड़बड़ाती हुई सुनैना वहाँ से चली जाती है। कल्पना नेहा को उसके कमरे में ले जाती है और बहू, मुझे पता है तू बहुत बहादुर है, तो कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेगी। कल्पना कटी हुई साड़ियाँ उठाती है और तू सिलाई और कढ़ाई में बहुत माहिर है। मुझे पता है तू इन साड़ियों से कुछ न कुछ जरूर कर लेगी। नेहा रोना बंद करती है और कटी हुई साड़ियों को देखती है, फिर अलमारी से सुई धागा निकालकर हाँ मम्मी जी, अब कुछ करना ही होगा। नेहा दिन भर कमरे से बाहर नहीं निकलती और अलग अलग साड़ियों के कटे हुए टुकड़े एक साथ जोड़कर 3 अलग अलग डिजाइन के पैच वर्क वाली स्टाइलिश साड़ियां तैयार कर लेती है, वो भी 3 अलग अलग साड़ियों से। फिर शाम को उन्हीं में से एक साड़ी पहनकर नेहा बाजार जाती है। बाजार जाते हुए मोहल्ले की औरतें उसे देखती हैं। शाम को जैसे ही नेहा बाजार से घर वापस आती है तो गीता और सपना हॉल में उसके पास आती हैं और नेहा, हम तुमसे मिलने आए हैं। मुझसे कोई काम है क्या? हमने देखा कि तुम आजकल जो साड़ियाँ पहनती हो वो बहुत ही यूनिक होती हैं। वैसी साड़ियाँ हमें बाजार में कहीं नहीं मिल रही। क्या तुम हमारे लिए भी ऐसी साड़ियाँ डिजाइन कर सकती हो? सोफे पर बैठी मैगजीन पढ़ रही सुनैना। क्या? ये नेहा, ये तो फटे पुराने कपड़ों को जोड़कर पहनती है, उसमें क्या खास है? सुनैना, तुम्हें शायद पता नहीं पर आजकल इसे ही फैशन कहते हैं। नेहा, हम तुम्हें हर एक साड़ी डिजाइन करने का 100 रुपए देंगे। बताओ, क्या तुम तैयार हो? 100 रुपए? 100 रुपए में तो आजकल नाश्ता भी नहीं आता। तभी कल्पना वहाँ आती है। बड़ी बहू, नाश्ता आए ना आए, लेकिन कम से कम नेहा की अपनी कुछ इनकम तो होगी। और याद रखना सुनैना, हर बड़ी शुरुआत एक छोटी सी कोशिश से ही होती है। अपनी सास का साथ पाकर नेहा अपनी पड़ोसियों की साड़ियों में कढ़ाई और बुनाई का काम शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ता है। वो पड़ोसियों की साड़ियाँ सिलती है, उन पर कढ़ाई करती है और नई साड़ियाँ भी बेचने लगती है। पड़ोसियों के रिश्तेदार भी उसे ऑर्डर देने लगते हैं। नेहा के पास धीरे धीरे पैसे आने लगते हैं।
वो अपने और विवान के लिए नए कपड़े भी खरीदती है। फिर एक दिन निराश रोहित घर आता है। वो बहुत परेशान दिख रहा है। तभी हॉल में बैठी सुनैना। क्या हुआ रोहित, आज इतने खोए खोए क्यों लग रहे हो? ऑफिस में सब ठीक तो है ना? सुनैना, फालतू की बातें मत करो, मेरा सिर पहले से ही फटा जा रहा है। अरे आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हैं? मैंने तो बस आपकी परेशानी पूछी थी। हाँ, परेशानी है। ऑफिस में काम को लेकर बहुत दिक्कतें चल रही हैं। बॉस बहुत नाराज हैं। रोहित सुनैना को अपनी परेशानी नहीं बताता और सुनैना उसकी परेशानी समझती नहीं। फिर एक दिन उदास चेहरा लिए रोहित घर आता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है और आईने के सामने खड़ी अपनी नई साड़ी देख रही सुनैना से, सुनैना सब खत्म हो गया, मेरी नौकरी चली गई। क्या? नौकरी चली गई? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अब हमारा घर कैसे चलेगा? बच्चों की स्कूल फीस, घर का राशन, ये सब कैसे होगा? मैं नहीं जानता। अब तुम मुझसे फालतू सवाल मत करो, मैं बहुत थक गया हूँ। अब पासा उल्टा पड़ गया था। नौकरी ना रहने पर रोहित की इनकम पूरी तरह बंद हो गई थी और सुनैना की सेविंग्स खत्म होने लगी थी। और उधर धीरे धीरे नेहा का काम बढ़ने लगा था। उसने 3 सिलाई मशीन भी खरीदी थी और सिलाई करने वाली भी हायर कर ली थी और नई साड़ियाँ भी बेचने लगी थी। इन शॉर्ट, नेहा ने छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया था जो चल पड़ा था। एक दिन नेहा हॉल में नई साड़ियों की पैकिंग कर रही थी कि तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी अमित की तस्वीर पर पड़ती है और उसे वो दिन याद आता है जब आखिरी बरस में वो दोनों साथ थे। उस दिन वो दोनों झील में एक बोट में एक साथ बोटिंग कर रहे थे। नेहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तभी अचानक मौसम बदल जाता है, तेज आंधी चलने लगती है और बोट बुरी तरह लहराने लगती है। बोट पानी में पलट जाती है। अमित नेहा को तो बचा लेता है और उसे किनारे की तरफ धकेल देता है, पर वो खुद पानी के तेज बहाव में बह जाता है। रेस्क्यू टीम अगले 2 दिनों तक अमित को ढूंढती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। 2 दिनों के बाद पूरे परिवार के साथ नेहा बदहवास होकर नदी के किनारे खड़ी होकर पानी की तरफ देख रही है। अमित, आप कहाँ चले गए? आपने तो वादा किया था कि आप हमेशा साथ रहेंगे। आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, वापस आ जाइए। बीती बातें याद करके नेहा अमित की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रोने लगती है। तभी उसकी सास वहां आकर नेहा के कंधे पर हाथ रखते हुए, मम्मी जी, उनके जाने के बाद अगर आप मेरा साथ न देती तो जेठानी जी तो मुझे घर से ही निकाल देती। मेरी सास मेरी जेठानी से बहुत अच्छी है। बोलती हुई नेहा अपनी सास को गले लगा लेती है। कुछ दिन और बीतते हैं। नेहा का बिजनेस अब और अच्छा चलने लगता है। फिर एक दिन हॉल में सुनैना बैठी होती है। वो बहुत परेशान है। तभी उसका बेटा राहुल स्कूल से आता है। मम्मी, टीचर ने स्कूल फीस मांगी है। उन्होंने कहा है कि अगर कल फीस जमा नहीं हुई तो स्कूल से निकाल देंगे। मैं तेरी स्कूल की फीस कहाँ से भरूं? मेरे पास तो बिजली का बिल, राशन का बिल, दूध वाले का बिल देने के भी पैसे नहीं है। तभी पैसे गिनते हुए नेहा वहाँ आती है। नेहा को देखकर सुनैना उसके पास जाती है और, देवरानी जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ जेठानी जी, क्यों नहीं। आपको कितने पैसे चाहिए? नोटों की गड्डी आगे बढ़ाते हुए, ये लीजिए, आप सारे रख लीजिए। नेहा बिना किसी सवाल के पैसे सुनैना के हाथ पर रख देती है। कल्पना ये सब देख रही होती है और जोर जोर से हंसने लगती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? मुझे हंसी आ रही है समय के खेल पर। सुनैना, मैंने तुझसे कहा था ना कि समय सबका एक जैसा नहीं रहता। देख, आज कैसा दिन आ गया है कि जिस नेहा पर तू जुल्म करती थी, जो तेरे आगे रोटियों के लिए हाथ फैलाती थी, आज तू उसी के सामने पैसे के लिए हाथ फैलाए खड़ी है। हाँ मम्मी जी, मैं समझ गई। मैं अपने घमंड में अंधी हो गई थी। मुझे माफ कर दो नेहा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। नेहा सुनैना की तरफ देखकर सिर्फ मुस्कुराती है, पर कुछ बोलती नहीं। घर की परिस्थितियां अब पूरी तरह बदल जाती हैं। जिस हॉल में कभी सुनैना का हुक्म चलता था, अब वहां नेहा और उसके को-वर्कर्स की सिलाई मशीन की गूंज सुनाई पड़ती है। नेहा का छोटा सा काम अब एक सफल बिजनेस का रूप ले चुका है। एक दोपहर नेहा हॉल में बैठी ऑर्डर का लेखा जोखा तैयार कर रही थी। तभी डोर बेल बजती है। कौन आ गया इस समय? बोलती हुई नेहा जैसे ही हॉल का दरवाजा खोलती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि दरवाजे पर उसका पति अमित खड़ा है, जिसे वो मरा हुआ समझ रही थी। नेहा तुरंत उसे गले से लगा लेती है और उसका चेहरा चूमते हुए, मुझे पता था आपको कुछ नहीं हुआ, आप जिंदा हैं, लेकिन आप इतने दिनों तक घर क्यों नहीं आए? नेहा, उस दिन नदी में बहते हुए मैं बहुत दूर निकल गया था। कुछ लोगों ने मुझे बेहोशी की हालत में बचाया और अस्पताल पहुंचाया। मैं कोमा में चला गया था और होश आते ही मैं यहाँ भाग कर चला आया। नेहा,
तभी वहां पर कल्पना, कैलाश, विवान और सुनैना भी आ जाते हैं। हामिद, मेरा बेटा, क्या मैं सच देख रही हूँ? कैलाश जी, देखिए हमारा बेटा वापस आ गया। कैलाश अमित को गले से लगा लेते हैं। हाँ अमित, सच में वापस लौट आया। देवर जी, आप जिंदा है, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमें लगा कि मुझे भी वही लगा था भाभी, लेकिन किस्मत ने मुझे बचा लिया। हाँ अमित, तेरी पत्नी की किस्मत ने तुझे बचा लिया और तेरी पत्नी ने इस घर को, वरना बड़ी बहू ने तो। कल्पना अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही नेहा बोल पड़ती है। मेरी जिठानी ने मेरा पूरा साथ दिया, वरना आज मैं इस घर में ना होती और ना इस काबिल होती। इतना बोलकर नेहा अपनी जेठानी को गले से लगा लेती है। और हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि मेरी जेठानी से अच्छी मेरी सास है। आज का दिन हमारे परिवार के पुनर्मिलन का दिन है। अब हम सब मिलकर फिर से एक खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। तो इस तरह पूरा परिवार एक हो गया और फिर जैसे ही पूरा परिवार एक हुआ, वैसे ही नेहा का बिजनेस भी पूरा परिवार संभालने लगा।